हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम फेज ट्रांजिशन की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की एक जो प्योर फेज है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है या वो गैस है, उसको दूसरे फेज में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान हीट चेंज भी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And this heat change during a phase change is a very important phenomenon and it has so many applications in science as well as in daily life. It is a common fact. तो ये बात हम बड़े उससे जानते हैं अपने अनुभव से, तजुर्बे से, क्या कि जितनी भी क्रियाएं हमारे आसपास होती है उनके दौरान जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में या सिस्टम से बाहर जाती है या सिस्टम के अंदर आती है। नंबर वन। नंबर टू, ये पाया गया है या ये ऐसा देखा गया है कि जितने भी हमारे पास हीट की फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म्स है, जैसे केमिकल एनर्जी है, राइट, और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस तरह की जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, all have a natural tendency to transform or to change into the heat form of energy. या एनर्जी की जो हीट फॉर्म है, उनकी जितनी भी अलग अलग एनर्जी है उन सभी की टेंडेंसी हीट में कन्वर्ट होने की है। जितनी भी हमारे पास रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल चेंज होते हैं, उन सभी में क्या होता है, केमिकल चेंज के दौरान केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे जितने भी आपकी बल्ब है या जो प्रेस होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए सब्सटेंस व्हिच हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, आप जानते हैं कि जिसने मैं बोला, एग्जांपल दिया कि आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है या प्रेस है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से क्या है कि जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फेज चेंज में क्या है, सॉलिड को अगर हम गर्म करें वो उसका लिक्विड बन जाता है, तो वो फेज चेंज है। अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो क्या बन जाती है, उसकी गैस बन जाती है, उसकी वेपर्स बन जाती है, वो एक फेज चेंज है। ये उल्टा भी कर सकते हैं क्या, कि लिक्विड को कूल करके सॉलिड बन सकता है, इस तरह से वेपर्स को कूल करके हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो एक केमिकल फॉर्म है, ठीक है, जैसे हमारे पास बोले फिजिकल फॉर्म कह लीजिए, जैसे कार्बन जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है, या जो कार्बन ग्रेफाइट है वो डायमंड में बदल जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं क्या, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, मतलब कन्वर्जन, चेंज होना। ठीक है, सब्सटेंस की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना, और इन सभी के दौरान क्या हीट चेंज होती है। सबसे पहले क्या आएगा, लेट्स से हीट ऑफ फ्यूजन और हीट और एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन भी कहलाता है, मेल्टिंग भी कहलाता है। और हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है कि आइस, हम देखते हैं कि वो पिघल सी रहती है, और जो हमारे पास 18 ग्राम आइस है उसको जैसे कि H2O सॉलिड क्या करेंगे, ऐसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। 0 डिग्री सी के ऊपर 18 ग्राम आइस को 18 ग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी वहां पर लगेगी, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मेल्टिंग इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वो 273 केल्विन पर होगा, 0 डिग्री सी पर होगा, कि 18 ग्राम आइस को हम पूरा 18 ग्राम पानी में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसा करने के लिए हमें वहां पर क्या 6 किलो जूल हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो दिस 6 किलो जूल हीट एनर्जी इज द enthalpy of fusion of, let's say, ice और H2O solid, जो वाटर हमारा है उसके लिए चाहिए।
इसी तरह हमारे पास क्या है, लिखते हैं यहाँ पर क्या है, ये बनेगा H2O लिक्विड 1 मोल है, टेम्परेचर इज डेल्टा H इज इक्वल टू नॉट प्लस 60 किलोजूल मोल इनवर्स एट 273 केल्विन, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या बन गया ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली ऐसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। सब क्या करेंगे इसे कि यहां पर हमने क्या 18 ग्राम वाटर लिया, वाटर अभी वाटर है ये 18 ग्राम लिक्विड फॉर्म में है एंड टेम्परेचर इज दैट इज 373 के लिए बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एंड द कंडीशन इज दैट टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आना। सिंपली हमने क्या करना है कि 100 डिग्री सी पर जो 18 ग्राम पानी है उसको धीरे धीरे हीट करके हमें 18 ग्राम वेपर्स में कन्वर्ट करना है। और ऐसा करने के लिए वहां पर क्या जो भी हीट लगेगी, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ और वेपोराइजेशन ऑफ दिस वाटर लिक्विड इनटू वाटर वेपर्स। ओके प्लीज, वाटर का है ठीक है, H2O बोलेंगे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। So H2O that is vapors or gas, and you vapors कर लीजिए, gas कर लीजिए, and the value is 40.6, that is 40.6 kilojoule mole inverse। एक मोल का मतलब क्या होता है 18 ग्राम, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें हमारे पास ये अगर हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लिया ना, लिक्विड फॉर्म में इसको यहाँ पर H2 गैस 1 मोल लिया हमने, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन में लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका डेल्टा H कितना आएगा, दैट इज डेल्टा H नॉट 0.9 किलोजूल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर जो O2 यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, इसको O2 गैस में कन्वर्ट करेंगे, O2 गैस में डेल्टा H इक्वल टू इज वेरी इंपॉर्टेंट 6.7 किलोजूल, 6.7 किलोजूल। अब देखिए यहाँ पर 3 हमारे पास ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास वाटर है, वाटर में क्या है देखिए 40.6 किलो जूल, 1 मोल वाटर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर लिए इतनी एनर्जी चाहिए। देखिए प्लीज, तो ये वाटर के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतना है 40.6 और ऑक्सीजन के लिए 6.7 है ये, और हाइड्रोजन के लिए और भी कम है। अगर इसको 1 मान लेंगे क्या लगभग 1 है, तो यहाँ पर पानी के लिए लगभग 40 गुना ज्यादा है हीट एनर्जी। तो क्यों ऐसा, क्योंकि वाटर के अंदर H2O जो लिक्विड है उसके अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वहां पर जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन में क्या है, ये कोई यहाँ पर सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है काफी कम है। हाइड्रोजन कंपैरिजन में ऑक्सीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। आप कह लीजिए लगभग ये यहाँ पर कितना ज्यादा है, लेट्स से 7 टाइम्स है ये ऑक्सीजन में भी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होने से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस तरह से क्या है, जो अलग अलग आपके लिक्विड्स हैं उनका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकाल करके हम ये बता सकते हैं कि जो वो लिक्विड्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जितना ज्यादा आएगा उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और इन्फ्रेंस वी कैन ड्रॉ अबाउट फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। Then let's say ये बताए सब्लिमेशन हमारे पास आएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है भाई, जब हम किसी सॉलिड को हीट करें, या फिर हमारे पास कोई भी सॉलिड है ये, ठीक है, इसको हीट करेंगे और यहाँ पर क्या ये एकदम से क्या बन जाता है, ये गैस बन जाता है सीधा एकदम से। जैसे कैम्फर होता है ना, कैम्फर है ये, ठीक है, कैम्फर है या आयोडीन है, इनमें क्या होता है, उनको थोड़ा गर्म करने पर सॉलिड क्या एकदम से गैस में कन्वर्ट सीधा यहाँ पर। देखिए प्लीज, सॉलिड से पहले क्या बनेगा तो लिक्विड ही, यहाँ पर देखिए प्लीज लिक्विड बना, फिर क्या यहाँ पर गैस बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है काफी फास्ट है,
यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, बहुत ही कम टाइम लगता है और हमें आभास नहीं होता कि पहले ये सॉलिड लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बनी। ये प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट और हमें एकदम से गैस मिल जाती है। तो ऐसा इसका कोई सब्सटेंस है उसका, जैसे हमारे पास आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन सॉलिड, लेट्स से इट इज 1 मोल, देन आयोडीन वेपर्स और आयोडीन गैस डेल्टा H लिखा गया है वैल्यू यहाँ पर। ये आयोडीन के लिए जो हमारे पास सब्लिमेशन है 62 डेल्टा H प्लस 62.4। ओके, देखिए प्लीज, अब आयोडीन लेके ये हमारे पास सॉलिड से सीधा, हालांकि ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, राइट, और यह एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। और ये जो अलग अलग सॉलिड्स में यहाँ पर जो ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, दैट इज अ सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो हमारा सॉलिड है उसी टेम्परेचर पर रहेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट सब्लिमेशन में भी। कि हमारे पास कह लीजिए कि आयोडीन का क्या है, 1 मोल मींस दैट इज 127.2, दैट इज 254 ग्राम हमारे पास होगा। तो पूरा जो आयोडीन है इतने ग्राम, इसको हम जब आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 62.4, यहाँ पर तो ये काफी ज्यादा है, हालांकि ये 2 प्रोसेस हो गए। यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या होता है, तो डेल्टा H हमारे पास सब्लिमेशन है इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन, दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर, दोनों मिल जाते हैं, राइट, दोनों प्रोसेस इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से। और यहाँ से क्या है, ये काफी हेल्पफुल भी है ये चीज कुछ भी निकालने के लिए हमारे पास। एक हमारे पास होता है चेंज ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर। जैसे हमारे पास सल्फर रोम्बिक है, वो सल्फर मोनोक्लोरिक में कन्वर्ट होगा, या हमारे पास आपका कार्बन डायमंड है, वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। ये उल्टा भी कर सकते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट को हम क्या करें, डायमंड में कन्वर्ट कर दें। सो दैट्स ए सी हमारा डायमंड, ये मतलब कार्बन का डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है। जब इसको हम क्या है, यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट में चेंज करेंगे, यही करेंगे, चेंज होगा यहाँ पर ही डेल्टा H यहाँ पर आएगा प्लस, ये डायमंड को हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं, माइनस हो जाता है प्लीज। इसका मतलब क्या होगा, देखिए प्लीज, देखिए 1.5 किलो जूल, 12 ग्राम डायमंड, 12 ग्राम डायमंड जब ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसमें सिस्टम में एनर्जी बढ़ जा रही है, या डायमंड से जब ग्रेफाइट बन रहा है तो एनर्जी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इस ग्रेफाइट फॉर्म में कार्बन की एनर्जी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, राइट, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसके बनने के स्कोप ज्यादा है। तो वो जानते हैं कि कार्बन का सबसे स्टेबल जो एलोट्रोप है वो क्या है, दैट इज ग्रेफाइट। तो क्यों है, आप देखते हैं यहाँ पर कि 12 ग्राम डायमंड को 12 ग्राम ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के दौरान लगभग ये हमारे पास के 2 किलो जूल एनर्जी बाहर जाती है। सो ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, दैट इज थर्मली मोर स्टेबल, क्योंकि इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो डायमंड से कम है, डायमंड से कम है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हम और भी दूसरे जो प्रोसेस हैं उनके दौरान जो हीट एनर्जी चेंज होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और ये जो हीट चेंज मेजरमेंट है इन प्रोसेस के दौरान मेजरमेंट भी कर सकते हैं, या एसिस लॉ को यूज करके भी हम क्या बहुत से सब्सटेंसेस में या बहुत से प्रोसेस में, बहुत से ट्रांजिशंस में हीट ऑफ ट्रांजिशन और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंड सच कैलकुलेशंस अगेन हैव large number of applications in chemistry, and articles as well as numericals based on these definitions are there in various exams of chemistry which we face in life. Okay, please, thanks, namaskar.